Very good evening, everyone. We are going to start exercise physiology previous year questions of जुलाई 2021। जैसे आप सभी को पता है, हम लोग एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके प्रीवियस 10 क्वेश्चन पेपर जो है आपके, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नॉट ओनली एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, जितने भी टॉपिक्स, चाहे आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो, हेल्थ एजुकेशन हो, सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं जाके। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली विद इंक्रीजिंग एक्सरसाइज इंटेंसिटी बट यूजुअली अचीव इट्स मैक्सिमल वैल्यू एट अबाउट। ऑप्शन ए कह रहा है, पहले आपको समझा देता हूँ क्या बोला है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है आपका प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है एक्सरसाइज की इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, कि जैसे जैसे आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता रहेगा। ये बोला है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बट मैक्सिमम वैल्यू कितनी? भाई, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी तो आप 100% तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो उस टाइम पे उसके कंपैरिजन में आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, ये आपने बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है 30 से 40% ऑफ VO2 मैक्स। ऑप्शन बी कह रहा है 50 to 60% ऑफ VO2 मैक्स। ऑप्शन सी कह रहा है 70 to 80% ऑफ VO2 मैक्स। और ऑप्शन डी कह रहा है 80 to 90% ऑफ VO2 मैक्स। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पहले इसका आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, लॉजिक, सारी चीजें बताऊंगा। यस, बताइए चैट बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है आंसर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज 50 to 60% ऑफ VO2 मैक्स। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी के साथ VO2 मैक्स कितना बढ़ता है? 50 to 60% जो है आपका VO2 मैक्स बढ़ता है। कितना? 50 to 60%, सॉरी, 50 to 60% जो है वो इंक्रीज होता है। देखिए, होता क्या है, आपका VO2, सॉरी क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम जो आपका डिपेंड होता है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है वो डिपेंड होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, पहले तो समझो कि एक बीट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप आउट हुआ है, दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? ये स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करता है आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, कि कितना फास्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये। ठीक है, दूसरी चीज, आपके हार्ट की मसल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर, कितनी स्ट्रेंथ है। तो जब आप इंड्योरेंस एक्टिविटी करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आप लोग एक बेनिफिट देखते हो अपने हार्ट के अंदर, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। हार्ट की क्या बोलते हो आप लोग? इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता है? इनलार्जमेंट होता है आपके हार्ट का। ठीक है, मसल्स, आपके हार्ट की मसल स्ट्रांग होती है, तो जिसकी वजह से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। और कितना परसेंट बढ़ता है आपके एक्सरसाइज इंटेंसिटी के साथ? 50 to 60% बढ़ता है। ठीक है, ये किसके ऊपर? स्ट्रोक वॉल्यूम का। बट इसके आगे अगर इंक्रीज होगा तो वो डिपेंड करता है आपके हार्ट रेट के ऊपर। व्हाई? बिकॉज ये कार्डियक आउटपुट डिपेंड्स ऑन हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका कॉम्बिनेशन क्या है आपका? कार्डियक आउटपुट। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, 50 to 60% ऑफ VO2 मैक्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग responsible for maintaining homeostasis by regulating almost all processes that affect body's internal environment? तो कौन सा इसमें से आपके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है और आपके इंटरनल बॉडी को अफेक्ट करता है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेबेलम और सेरेब्रम। ये चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे पहले, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊं। यस, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है आपका, वो आपके बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट को, इंटरनल टेम्परेचर को, ठीक है, ये रेगुलेट कर पाता है आपका। ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करवाता है, आपके हंगर को, ठीक है, थर्स्ट को,
इन सब चीजों को कौन रेगुलेट करवाता है? आपका हाइपोथैलेमस रेगुलेट करवाता है। वहीं पे अगर हम बात करें थैलेमस की, थैलेमस किस चीज को रेगुलेट करवाने में हेल्प करता है? भाई आपके कॉन्शियसनेस को। और कॉन्शियसनेस में क्या चीज आ जाती है आपकी? कॉन्शियसनेस में आपका आ गया स्लीप हो गया, ठीक है, अलर्टनेस, ये सारी चीजें आपकी इसमें कॉन्शियसनेस के अंदर आ गई। अब सेरेबेलम और सेरेब्रम, देखो सेरेबेलम क्या होता है? बेसिकली सेरेबेलम आपके ना पोस्चर्स वगैरह को मेंटेन करवाने में आपको हेल्प करता है, ठीक है, पोस्चर एक्शन इन सबको आपको सेरेबेलम जो है मेंटेन करवाने में हेल्प करता है, जो भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं आपकी। सेरेब्रम, बहुत बार अगर आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देते हो तो स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है? सेरेब्रम है आपका, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके थॉट एक्शंस इन सब चीजों में आपको हेल्प करता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन बट सेरेब्रम। इसका राइट आंसर क्या है? ए, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट अ प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल? क्या बोला है? इसमें से कौन सा प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल नहीं है? डायफ्राम, ट्रांसवर्स थोरैसिस, लेविटरस कॉस्ट्रम और इरेक्टर स्पाइनल। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा अपना, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो आपसे एनटी क्या पूछा, अगर इस बार क्या पूछा है, नॉट अ प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल, अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्या क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि इसमें से कौन सा प्राइमरी मसल है, ठीक है, और इसमें से क्या दे देगा आपको? डायफ्राम भी होगा, ट्रांसवर्स थोरैसिस भी होगा, और फिर ऑप्शन दे देगा आपको ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपका एनटीए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करना जरूरी है आप लोगों के लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, इरेक्टर स्पाइनल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इरेक्टर स्पाइनल जो है आपका मसल, वो क्या करता है? आपकी जो बेसिकली आप कह सकते हो बैक, बैक, हाँ, बैक का या स्पाइन का, इसके मूवमेंट करवाने में आपको इरेक्टर स्पाइनल हेल्प करता है। पोस्चर को मेंटेन करने में इन सब में कौन है? आपका इरेक्टर स्पाइनल हेल्प करता है। तो ये प्राइमरी मसल नहीं है आपकी। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो है आपकी, ट्रांसवर्स थोरैसिस या फिर लेविटस कॉस्ट्रम, ये अलग मसल है, तो वो बेसिकली आपकी प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल होती है, इरेक्टर स्पाइनल नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4, एनर्जी एक्सपेंडिचर कैन बी मेजर्ड बाय इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर, इन्वॉल्व्स मेजरिंग, ठीक है। एनर्जी एक्सपेंडिचर दो तरीके से आप नाप सकते हो, एक डायरेक्ट कैलोरीमीटर और एक इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर। इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी आपकी? पहला ऑप्शन, हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स लेवल, ऑक्सीजन कंजम्पशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। बेटा मैंने बहुत मार देना अगर क्वेश्चन हल कर दिया। बताओ आंसर, सभी का आंसर चाहिए। मैंने बोला ना बहुत मारूंगा आज, बहुत मारूंगा सच्ची में। क्या है इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर? क्या क्या चीज है इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर के अंदर? क्या क्या इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर के अंदर भाई? O2, CO2 और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, ये तीन जो है डायरेक्ट कैलोरीमीटर के अंदर क्या क्या था? देखो इंसुलेटर होता था आपका एक, इसके अंदर बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है आपकी, ठीक है, उसको मेजर करते थे आप, यही है ना। इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर के अंदर देखो, O2 जो यूटिलाइज किया आपने, CO2 जो प्रोड्यूस किया आपने, ठीक है, और यही आपका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। ये देखो आपके स्लाइड से एज इट इज है, कुछ अलग नहीं है। अब आप समझ रहे हो ना चीजों को, ऐसा है नहीं कुछ नया रॉकेट साइंस है ये, दे लेना प्रीवियस वीडियोस अपनी उठा के, है ना, और हाईलाइटेड भी है। O2, CO2, इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन गलत करोगे तो बिल्कुल माफी नहीं मिलेगी आप लोगों को, इस बात को ध्यान रखिए। तो क्या होता है, दो तरीके की आपकी कैलोरीमेट्री है, मतलब दो तरीके से आप बॉडी के अंदर हीट को मेजर कर सकते हो, एक डायरेक्ट कैलोरीमीटर और दूसरा इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर। ओके, डायरेक्ट कैलोरीमीटर के अंदर डायरेक्टली आप हीट को मेजर करते हो,
इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया O2 CO2 इन सब चीजों को ठीक है आप जो है हीट को मेजर कर सकते हैं। और आप जैसे आप सभी को पता है कि 60% तो आपका एनर्जी इसमें हीट में ही कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन गलत मत करिए प्लीज, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके स्लाइड्स में से आते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। द डिक्रीज इन VO2 max विद एजिंग इन एक्टिविटी इज लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय डिक्रीज इन व्हाट। कि आपका VO2 max के अंदर एज के साथ डिक्रीज आता है, ओके, या इनएक्टिविटी आता है, तो वो बेसिकली किससे एक्सप्लेन करोगे, मतलब किसकी वजह से डिक्रीज होता है आपका? टोटल लंग कैपेसिटी, मैक्सिमम हार्ट रेट डिक्रीज होता है तब, आर्टेरियल मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस की वजह से, लैक्टेट थ्रेशोल्ड, या मैक्सिमम स्ट्रोक वॉल्यूम? VO2 max एज के साथ डिक्रीज, टोटल लंग कैपेसिटी, मैक्सिमम हार्ट रेट, आर्टेरियल मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस, लैक्टेट थ्रेशोल्ड, या मैक्सिमम स्ट्रोक। चलिए चलिए बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है BCE, मतलब मैक्सिमम हार्ट रेट, आर्टेरियल मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस, लैक्टेट थ्रेशोल्ड। हम्म, ट्रैक पे है ना? ठीक है, चलिए गुड, वेरी गुड, शाबाश, यस। देखो, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, तो ये जैसे आपकी इंक्रीज एज बढ़ती रहती है, वैसे वैसे आपका अप टू 35-40 के बाद आपका मैक्सिमम हार्ट रेट उसके अंदर आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आर्टेरियल मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस है उसके अंदर आपको जो है डिक्रीज देखने को मिलता है। क्या कहने का मतलब है? देखो, आर्टेरियल, ये आपका स्केलेटल मसल मान लो, इसका अपटेक डिक्रीज हो जाता है, स्केलेटल मसल का अपटेक डिक्रीज हो जाता है। आर्टेरियल मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस, ठीक है, यही आर्टेरियल वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्केलेटल मसल इसका अपटेक अच्छे से नहीं कर पाता, इसकी वजह से। ठीक है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड के अंदर आपको जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ही नहीं एजिंग के साथ, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, VO2 मैक्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, और VO2 मैक्स मेनली डिक्लाइन किस में आपको देखने को मिलेगा? इंड्योरेंस एक्टिविटी में, या एरोबिक में, या एनारोबिक एक्टिविटी में? बताइए। सर एनारोबिक में। एनारोबिक में, ठीक है, VO2 मैक्स इसमें एनारोबिक एक्टिविटी में। और एनारोबिक एक्टिविटी में लैक्टेट थ्रेशोल्ड जो है वो एज के साथ उतना डिक्रीज आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ चेंज है आपका। ठीक है, इनके कंपैरिजन में मैक्सिमल स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर आपको डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर लैक्टेट थ्रेशोल्ड के अंदर भी एक पॉइंट होता है, बहुत मेहनत, उतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको B C और E ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, वुमेन जनरली हैव लोअर VO2 max than men. Researcher reveals that part of this difference is attributed to, जनरली वुमेन्स का VO2 max लोअर होता है मेन के कंपैरिजन में। क्या रीजन है इसके पीछे? हायर हार्ट रेट, हायर लैक्टेट थ्रेशोल्ड, हायर फैट मास, लोअर हेमोग्लोबिन, और लोअर कार्डियक आउटपुट। ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। VO2 max lower as compared to men. Why? 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 यस, सबसे पहला रीजन सभी को पता होगा, क्यों? क्योंकि भाई फैट परसेंटेज ज्यादा रहता है। ठीक है, इसकी वजह से VO2 max लो रहता है एज कंपेयर टू मेल। दूसरा रीजन क्या है? हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन
लो होता है वुमेन्स के अंदर, यही बता रखा है आप लोगों को मैंने। और कार्डियक आउटपुट भी लोअर होता है वुमेन के अंदर एज कंपेयर टू मेल। ओके, इसलिए इसका आंसर सीधा सीधा क्या बन जाएगा, सी, डी और ई। सी डी ई किसमें है, थर्ड में। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो गया, थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। ये स्टेट आउट क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको आराम से पढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनआर्थरोसिस जॉइंट। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दे आर कार्टिलेजिनियस टाइप, they are fibrous type, they are ligamentous type, they have joint capsule, they have no articular cavity। चलिए जल्दी करिए। ठीक है, ओके, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। देखिए, जो साइनोथोरेसिस जॉइंट क्या होता है आपका, साइनोथोरेसिस जॉइंट, समझिए इसको। साइनोथोरेसिस जॉइंट होता है आपका इमूवेबल जॉइंट, जो आपको फ्यूचर में देखने को मिलता है आपके खोपड़ी के अंदर। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। बट कुछ इन फाइब्रस जॉइंट के अंदर आप देखोगे तो कार्टिलेजेस भी देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं सेंडोसमिस जॉइंट की, सेंडोसमिस जॉइंट, तो सेंडोसमिस जॉइंट के अंदर आपको हाइलिन कार्टिलेज देखने को मिलेगा। तो क्या है, ये कार्टिलेजिनस टाइप भी हल्का फुल्का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस टाइप भी है, फाइब्रस जॉइंट भी है, और इसके अंदर आपको लिगामेंटस टाइप भी देखने को मिलेगा, लिगामेंट्स भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट नहीं रहता, इसके अंदर जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट नहीं रहता, जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट नहीं रहता। जॉइंट कैप्सूल कौन से के अंदर प्रेजेंट रहता है भाई, आपके साइनोवियल जॉइंट में जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट रहता है ना, इसके बीच में आपका जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट है। ओके, तो डी ऑप्शन नहीं होगा, एबीसी है। दे हैव नो आर्टिकुलर कैविटी, एब्सोल्युटली करेक्ट कि भाई इनके बीच में आर्टिकुलेशन नहीं होता, आर्टिकुलर कैविटी है ना, आर्टिकुलेशन नहीं होता, जॉइंट नहीं होता, ये भी करेक्ट है। ए बी सी ई, देख लो किसमें है, एबीसीई, एबीसीई किसमें है, थर्ड में है, तो थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सोच के समझ के आंसर दीजिएगा इसका। और मैंने आपको पढ़ा रखा है, एंड आई विल शो यू द पीपीटी अगेन अगर गलत आंसर दिया तो। हाइपोबेरिक एनवायरनमेंट, हाइपोक्सिया, पार्शियल प्रेशर रिडक्शन और डिहाइड्रेशन। ये आंसर दीजिए। ओके, ठीक है, देखो कुछ चीजें तो बड़ी इजी हैं। एक सबसे पहला चीज क्या है, हाइपोबेरिक एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है आपका, हाइपोबेरिक एनवायरनमेंट, जो किस चीज को डिनोट करता है, लो रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको डिनोट करता है। ठीक है, हाइपोबेरिक एनवायरनमेंट। जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका डिक्रीज होता है, उसी को हम लोग हाइपोबेरिक एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, एक का थर्ड तो आपके लिए बड़ा इजी है, ये आप लोग बड़ा आसानी से मार्क कर चुके हो। अब एक का थर्ड किस में, सेकंड में है, और आपका फोर्थ के अंदर है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में आपने क्या देखा है कि भाई जनरली आप लोगों ने क्या पढ़ा है हाइपोक्सिया कंडीशन में, ठीक है, सभी के दिमाग में ही आता है, कोई ऐसा नहीं है। हाइपोक्सिया के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि मसल के अंदर ऑक्सीजन का अपटेक जो है वो
लेस हो जाता है। यही आपने ऐसे हाइपोक्सिया के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हाइपोक्सिया में ए होना चाहिए। मैं कंक्लूजन पे नहीं आया हूं, आप लोग जिस हिसाब से सोचोगे मैं वो मिला के आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या कंडीशन है, कैसे इसको हम लोग सही करेंगे। ओके, फिर आप पार्शियल प्रेशर रिडक्शन के अंदर क्या देखते थे, पार्शियल प्रेशर रिडक्शन के अंदर देखते थे आप कि भाई जैसे आप हाइड्रोड के ऊपर जा रहे हो तो आपका पार्शियल प्रेशर गैसेस से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर रिडक्शन के अंदर आप लोगों ने सी का सेकंड मार्क किया होगा, है ना, बट सी का सेकंड तो बैठ ही नहीं रहा आपका कहीं पे, ना इस वाले में बैठ रहा है ना इस वाले में बैठ रहा है, बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई है ना। तो वही टेंशन आ गया। सी का फिर आप सोचोगे फोर्थ बिठाएं, इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन। पार्शियल प्रेशर रिडक्शन का और पल्मोनरी वेंटिलेशन का तो लॉजिक ही नहीं बन रहा, और डिहाइड्रेशन का और एयर टेम्परेचर डिक्रीज का लॉजिक नहीं बन रहा आपका। हाँ, डिहाइड्रेशन का आपका जो है इसके साथ लॉजिक बनेगा एयर टेम्परेचर डिक्रीज के साथ। ठीक है, जैसे जैसे आपका एयर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपके बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो डी का तो सेकंड बैठ रहा है आपका, बट सी का फोर्थ ये नहीं बैठ रहा आपका। पार्शियल प्रेशर रिडक्शन का पल्मोनरी वेंटिलेशन से कोई रिलेशन नहीं है ना। अब ये टेंशन वाली बात आ गई, है ना, अब ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा, तो अब क्या किया जाए। तो यहाँ पे अभी रुको, मैं अभी कंक्लूजन पे नहीं आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका गलत बैठ, आंसर तो आपका 100% सेकंड या फोर्थ में सही, बट अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये कुछ नया नहीं है, आप लोग दोबारा जाकर अपने पीपीटी में देख सकते हैं। ओके, इसका आंसर है फोर्थ, फोर्थ है इसका आंसर। दिखाता हूँ कैसे है। देखो हाइपोक्सिया क्या पढ़ा है आप लोगों ने, जनरली ये पढ़ा है आपका ऑक्सीजन अपटेक क्या हो जाता है, अच्छे से हो नहीं पाता मसल्स पर। बट एक कंडीशन और भी इंटरनल इन्फ्लुएंसेस के अंदर, क्या है वो कंडीशन, इसको समझिए। आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे क्लासेस, पढ़ो इसको, स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है। Pulmonary ventilation increases noticeably and almost immediately upon exposure to hypoxia because decreased PO2 stimulates peripheral chemoreceptors. Match the hypoxia, increased pulmonary ventilation. Hypoxia, increased pulmonary ventilation. Hypoxia, increased pulmonary ventilation. बैठ रहा है सही, बोलिए, कुछ नया है, पढ़ा रखा है, फिर भी क्यों गलती कर रहे हो। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। स्लाइड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक लाइन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी एक एक वर्ड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नहीं कर रहे हो तो इट्स योर मिस्टेक। ठीक है, मैंने सारी चीज आपको दे रखी है जो आपके एग्जाम में आएंगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने आपको दिखाया था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड उठते हैं जो कंटेंट मैं आपको देता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेलिंग माय कंटेंट एनी। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होता है, हाइपोबैरिक एनवायरनमेंट आप सभी को पता ही है। हाइपोबैरिक एनवायरनमेंट क्या होता है आपका, कि जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग हाइपोबैरिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। हाइपोक्सिया में क्या होता है कि जैसे आप हाइपोक्सिया कंडीशन में आ जाते हो तो आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाता है। ओके, और पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा है, क्यों रखा है, केमोरिसेप्टर, ये सारे प्रॉपर रिसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट। ओके, पार्शियल प्रेशर रिडक्शन, पार्शियल प्रेशर रिडक्शन में क्या होता है आपका इम्पेयर्ड ऑक्सीजन अपटेक हो जाता है, और डिहाइड्रेशन के अंदर आपको मैंने बता दिया कि एयर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो आपका डिहाइड्रेशन, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, फोर्थ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा इजी है, ये करिए। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन, पेडोमीटर्स क्या मेजर करता है, हार्ट रेट मॉनिटर्स, जीपीएस और बायो इम्पेडेंस डिवाइसेस।
है ना। चलिए, क्या है पेडोमीटर्स, किसको रिकॉर्ड करता है, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स को, किसको, नंबर ऑफ स्टेप्स को पेडोमीटर्स। हार्ट रेट मॉनिटर, हार्ट रेट क्या है, आपका इंटेंसिटी लेवल ऑफ एक्टिविटी को मेजर कर सकता है। और जीपीएस आपका जो है वो स्पीड एंड डायरेक्शन, इस चीज को मेजर करेगा, है ना जीपीएस। और बायो इम्पेडेंस डिवाइसेस, बॉडी कंपोजिशन का आपको मेजर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सॉरी, क्या होगा, एक का थर्ड, सर थर्ड सी हो जाएगा ऑप्शन। सी। ठीक है, सी इसका आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, मतलब कि लेफ्ट हैंड की लेफ्ट फिंगर का आंसर होना चाहिए आपके। बहुत टाइम वेस्ट किया इसके ऊपर, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को ये, जी जान लगा के, ये गलत मत करना। कहिए क्वेश्चन नंबर 10, करो करो जल्दी करो, खाना भी नहीं खाया अभी तक आज मैंने। Yes. क्या होता है इसमें, सबसे पहले यस एब्सोल्युटली करेक्ट, क्या होगा इसका आंसर, थर्ड होगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ग्लूकोज या ग्लाइकोजन जब एनर्जी बनाओगे तो ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद ये चलता रहता है। ठीक है, फिर पायरुवेट आता है आपका, पायरुवेट के बाद फिर एसिटाइल कोए आता है आपका। ठीक है, तो पायरुवेट एनी ऑप्शन ऑप्शन के अंदर एसिटाइल कोए है आपका, तो एसिटाइल कोए आ गया, फिर ई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एसिटाइल कोए। फिर उसके बाद, सॉरी, सी नहीं, ये फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, हाँ ये है ना बीच में, ग्लूकोज 1,6, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, है ना, यही आपका यहाँ से ग्लूकोज या ग्लाइकोजन से जब आप एनर्जी बनाते हो तो ये स्टेप चलते हैं आपके। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फिर यहाँ से दो डिफरेंट हो जाते हैं आपके, तीन तीन में हो गए। फिर पायरुवेट बनता है आपका, फिर पायरुवेट के बाद एसिटाइल कोए। ठीक है, एसिटाइल कोए को अगर एनर्जी मिलता है तो फिर ये आपका क्रैब साइकिल में आता है। क्रैब साइकिल के अंदर सबसे पहले ऑक्सीलैक्टिक एसिड से मिलता है, OAA से मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सेट्रिक एसिड साइकिल, सॉरी सिट्रिक एसिड साइकिल ही आपका क्रैब साइकिल है ना। सिट्रिक एसिड, सॉरी मैंने ऑप्शन देखा नहीं था, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर फिर आपका ऑक्सीलेटेड इससे मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। सर सी ऑप्शन होगा ना इसका आंसर। हाँ, सी तो है, सी तो है ना। देखो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर आपका ऑक्सीलैक्टिक एसिड चलता है ना, सबसे मैंने बताया ना, सबसे पहले आके किससे मिलता है, OAA से मिलता है। तो इसके पास कितने बॉन्ड होते हैं पायरुवेट के पास, सॉरी एसिटाइल को ए के पास कितने केमिकल कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सर इसके पास 3 होते हैं। 3 होते हैं। और ये OA के पास कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो मिले कितना होता है, 6 हो जाते हैं ना। ठीक है, इस तरीके से चलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आइए 11 पे, अरेंज द स्केलेटल मसल मैक्रोस्ट्रक्चर इज सीक्वेंस फ्रॉम आउटर टू इनर, आउटर से इनर के ऊपर। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, करिए। देखिए, अगर आप दो चीज, एक चीज करिएगा, स्केलेटल मसल और, किसी को कंफ्यूजन रहता है स्केलेटल मसल की लेयर के ऊपर और हार्ट की मसल के लेयर के ऊपर, तो इन दोनों को ना एक साथ लिख के दीवार पे पेस्ट कर लीजिएगा, 2-3 दिन देखेंगे तो कंफ्यूजन खत्म आपका। ओके, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, एपीमाइसियम होती है, सबसे आउटर लेयर। ठीक है, सबसे आउटर लेयर एपीमाइसियम, फिर पेरीमाइसियम। ठीक है, सबसे आउटर लेयर एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, फिर एंडोमाइसियम। ठीक है, सार्कोलीमा, ये इधर, ये सार्कोलीमा या प्लाज्मा लीमा, सार्कोलीमा या प्लाज्मा लीमा, इसके अंदर फिर सार्कोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपका होगा, लास्ट में ये आएगा, मतलब सबसे पहले एप, एपी, पेरी, एंडोमाइसियम, सार्कोलीमा और ये
सॉरी सार्कोलिमा और हाँ सार्कोप्लास्ट, ई था लास्ट में, तो देख लो क्या बनता है, बी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करवाइए, करिए। ये भी मैंने आपको करवा रखा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको दिखा दूंगा पीपीटी के अंदर, ये लिखिए। During prolonged exercises in the cold, exercise energy supplies diminish and exercise intensity declines. A person becomes increasing susceptible to hypothermia. जब आप प्रोलॉन्ग एक्सरसाइजेस करते हैं कोल्ड में, तब आपकी एनर्जी सप्लाई खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी भी डिक्लाइन होती है। तो उस कंडीशन में एक पर्सन जो है उसको हाइपोथर्मिया होने का चांस बढ़ जाता है, ये बोला गया एजर्शन के अंदर। रीजन के अंदर क्या बोला गया है, एक्सरसाइज ट्रिगर्स रिलीज कैटोक्लामाइंस। कैटोक्लामाइंस मींस पाइनफ्राइन, नॉरेपाइनफ्राइन, ये आपके कैटोक्लामाइंस होता है, विच इंक्रीज द मोबिलाइजेशन एंड यूज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फॉर फ्यूल। जो आपके फ्री फैटी एसिड्स को एज अ मेन सोर्स ऑफ फ्यूल यूटिलाइज करता है, मोबिलाइज करता है। बट इन कोल्ड वासो कंस्ट्रिक्शन अगर, बट कोल्ड की कंडीशन में वासो कंस्ट्रिक्शन आता है। बताइए अजेशन और रीजन के अंदर क्या रिलेशन है, और रिलेशन है भी नहीं, और है तो क्या है, बिल्कुल देखो। क्या बोला गया है, ध्यान समझिए। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग एक्सरसाइजेस इन द कोल्ड एज एनर्जी सप्लाई डिमिनिशेस। क्या बोला है कि कोल्ड की कंडीशन में आपकी एनर्जी सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, आपकी एनर्जी सप्लाई डिक्रीज होती है। ओके, एक्सरसाइज इंटेंसिटी डिक्लाइंस एंड पर्सन बिकम ससेप्टेबल टू हाइपोथर्मिया। इसको क्या हो गया, हाइपोथर्मिया। ओके, एक्सरसाइज ट्रिगर्स रिलीज ऑफ कैटोक्लामाइंस। ये सेशन बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। एक्सरसाइज ट्रिगर रिलीज ऑफ द कैटोक्लामाइंस। एक्सरसाइज किसको ट्रिगर कर रहा है, कैटोक्लामाइंस को, एपाइनफ्राइन नॉरेपाइनफ्राइन को जो है वो रिलीज कर रहा है, विच इंक्रीज द मोबिलाइजेशन एंड यूज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फॉर फ्यूल। इसको फ्री फैटी एसिड्स, आपके फैट को एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है। बट इन कोल्ड वासो कंस्ट्रिक्शन, अगर कोल्ड में वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, सभी को पता है, ये बिल्कुल करेक्ट बोला गया। अब देखना इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन, तो रिलेशन है भी या नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे किसकी बात की गई है, आपकी हाइपोथर्मिया की बात की गई है। प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज जब आप करते हो कोल्ड की कंडीशन में, तब आपको हाइपोथर्मिया का, तो उसका पूरा चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया हाइपोथर्मिया। ओके, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे रीजन के अंदर, तो रीजन के अंदर किस चीज को बेस बनाया गया है, यहाँ पे रीजन के अंदर आपका जो हार्मोन है कैटोक्लामाइन, पाइनफ्राइन नॉरेपाइनफ्राइन, इसको बेस बना के बोला गया है कि आपका यहाँ पे मेन सोर्स जो है एज अ फ्यूल कौन सा है, फ्री फैटी एसिड्स है। तो इसके बीच में रिलेशन नहीं बैठ रहा, ये किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे हाइपोथर्मिया की बात कर रहा है, और यहाँ पे रिलेशन इसका जो है करेक्ट नहीं बैठ रहा, सीक्वेंस सही नहीं बैठ रहा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट तो है बट इसके बीच का जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखें। चलिए कल हम करेंगे जून 2020 का क्वेश्चन पेपर, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का, सेम टाइम पे 10 PM। ओके, और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए 11 PM पे रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। दिस क्लास साइनिंग ऑफ, थैंक यू।